हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ललित यादव स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे जेई मेंस के चैनल पर, केजीएस जेई के चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जेई एडवांस का पेपर नंबर 1। तो फटाफट से तैयार हो जाइए और फटाफट से सेशन का मजा लीजिए कि कहां पर आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है और कहां कहां पर आपकी कमियां रह गई, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आज के सेशन को। और आज के सेशन के लिए देखिए जेई एडवांस में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके पास क्या था, ए क्लोज्ड वेसल कंटेन 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्स एट 300 केल्विन टेम्परेचर, राइट। कितना है, 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस X at 300 Kelvin temperature, which exert 2 atmosphere pressure at the same temperature. 80 gram of another ideal gas Y is added to, यहां पर गड़बड़ मत कर देना, is added to it and the pressure becomes 6 atmosphere. प्रेशर कितना बन गया बच्चा, 6 एटमोस्फेयर बन गया। द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स एंड वाई एट 300 केल्विन इज, हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा एक्स और वाई के लिए एट 300 केल्विन पे, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। वी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन m। m क्या है, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ गैस जिसकी आप बात कर रहे हैं, है ना, मोलिकुलर मास ऑफ गैस। तो अंडर रूट 3RT अपॉन m। अब यहां पर देखिए हमारे पास दो गैसें हैं, पहली गैस क्या है x और दूसरी गैस क्या है हमारे पास y। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं x के बारे में, हम बात करते हैं गैस x के बारे में। फिर हम क्या बात करेंगे, हमने जब गैस को मिक्स कर दिया गैस x प्लस y के बारे में, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम गैस x की बात कर लेते हैं बच्चा। अकॉर्डिंग टू, देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या पता है, PV इज इक्वल टू nRT। हम कह सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू N अपॉन में VRT, राइट। और हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, राइट। तो अभी हमारे पास क्या है, 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस X। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं बच्चा, यहां पर ऊपर लिख देता हूं मैं इसे, क्या लिख सकते हैं हम इसे, देखिए प्रेशर ऑफ गैस कितना है हमारे पास 2 एटमोस्फेयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे, क्या लिखेंगे हम 10 मास ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या आएगा 2 आएगा। ये डाटा हमें गिवन है, ठीक है, ये डाटा हमें गिवन था कि 10 हमारे पास 10 ग्राम गैस X है और इसका मोलिकुलर मास हमने क्या कह दिया m ऑफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर कितना है हमारे पास 2 एटमोस्फेयर है। वहीं पर जब हमने गैस x को गैस y के साथ मिला दिया तो बच्चा तब हमारे पास टोटल प्रेशर कितना है 6 एटमोस्फेयर। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम लिख सकते हैं 10 अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ x प्लस कितना है 80 प्लस मोलिकुलर मास ऑफ y, ठीक है, ये क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस कितना है हमारे पास 6 एटमोस्फेयर। ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई, राइट। तो हमें क्या करना है बच्चा, बड़ा आसान है, हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को जब हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखिए क्या निकल कर आएगा 1 प्लस 80 अपॉन में मास ऑफ y इनटू में 10 अपॉन में मास ऑफ x इक्वल टू किसके बराबर आएगा 6 डिवाइड बाय 2 यानी कि 3 के बराबर आएगा, ठीक है। यहां से आपका ये कैंसिल होगा तो 8 आएगा, कितना बनेगा बच्चा यहाँ पर 8 इंटू में मास ऑफ x अपॉन में
मास ऑफ वाई इक्वल टू 2 के बराबर हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई किसके बराबर हुआ बच्चा, 1/4 के बराबर हुआ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई किसके बराबर हुआ, 1/4 के बराबर हुआ। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर पढ़ा v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √3RT अपॉन में n। ठीक है, हम क्या करते हैं, v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके लिए, x के लिए, अपॉन v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बच्चा किसके लिए, y के लिए। तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखिए यहां पर क्या करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए x के लिए क्या आएगा, x के लिए आएगा मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ x एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ y, ये निकल कर आएगा। 3RT से 3RT हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3RT से 3RT हम कैंसिल कर देंगे, मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ y अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ x, मॉलिक्यूलर मास ऑफ x अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ y की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ y अपॉन में x कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। कितना आएगा ये, √4/1। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चा, 2/1। कितनी निकल के आएगी, v RMS किसके लिए, x के लिए, अपॉन v RMS किसके लिए, y के लिए। कितना निकल के आएगा, 2/1 निकल के आएगा। ठीक है, राइट, 2/1। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2/1, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट था। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी पता होनी चाहिए, जिसका फॉर्मूला है √3RT अपॉन में m। m क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले गैस ले ली x गैस को हमने क्या किया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स निकल के आता है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट हमने बना ली, उसके बाद जब हमने दोनों को ऐड किया, दोनों गैस को मिक्स किया, तो बच्चा हमने इक्वेशन सेकंड बना ली। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आया, ये निकल के आया। इसको सोल्व जब आपने किया तो आपके पास क्या निकल के आया, मास ऑफ x अपॉन में मास ऑफ y, मॉलिक्यूलर मास ऑफ x अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ y कितना निकल के आया, 1/4। इसकी वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर निकल के आया 2/1। ठीक है, राइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट रूम टेम्परेचर disproportionation of an aqueous solution of in situ generate nitrous acid HNO3 gives the species। क्या क्या स्पीसीज हमें देगा, इन साइटू में जब ये रिएक्शन होगी बच्चे, देखिए सबसे पहले क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO2, ये आपका नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड है। हम क्या करते हैं, इस नाइट्रस एसिड के 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल। क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड बनेगा। फिर क्या बनेगा हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड देन आपके पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको क्या देखना है, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बच्चा, अब आपको चेक करना है क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। देखिए यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी बच्चा, यहां पर ये लीजिए +3। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहां पर, +3। +3 से जब आप चेक करेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी बच्चा +5। कितनी आएगी, +5, और यहां पर कितनी आएगी, +2। राइट, तो +3 से क्या हुआ हमारे पास, +3 से ये कन्वर्ट हुआ +5 में, तो आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और +3 से ये कन्वर्ट हुआ +2 में, तो आप क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट जनरेट होगी, HNO3 या नाइट्रेट आयंस प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2O। ये देखिए ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट, चले आगे, चलिए जी, बहुत सही। एस्पार्टेम एन आर्टिफिशियल स्वीटनर इज ए डाइपेप्टाइड
एस्पार्टाइल फिनाइल एलेनाइन मिथाइल एस्टर। द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टेम इज, द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टेम इज, देखिए बच्चा किसका मिक्सचर है ये, फिनाइल एलेनाइन का और एस्पार्टिक एसिड का, राइट। तो हमारे पास एस्पार्टेम की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, देखिए बच्चा ध्यान से देखिए आपको कहां पर ये दिखाई देता है। अगर हम बात करें, देखिए HO C डबल बॉन्ड O CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O OH, तो यहां पर आपको क्या करना है, आप इसे ब्रेक कीजिए यहां से, तो क्या मिलेगा आपको इधर OH, इधर मिलेगा, आप इस वाली स्ट्रक्चर को ब्रेक कीजिए, क्या मिलेगा आपको OH और H, है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, फिनाइल एलेनाइन, ये वाला पार्ट क्या है, फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन। और थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, मिथेनॉल, मिथाइल एल्कोहल, राइट। थर्ड पार्ट क्या है, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, जहां पर आपको ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, among the following options select the option in which each complex in set 1 show geometrical isomerism and set 2 show ionization isomerism। सेट 1 बच्चा क्या दिखाएगा आपको दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके पास क्या रहेगा, देखिए या तो आपके पास सिस ट्रांस होगा या फिर आपके पास स्पेशियल मेरिडोनल होगा, राइट, ये होगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि सेट 1 में हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना चाहिए, और हमारे पास सेट 2 में क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होना चाहिए। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आयंस ए होगा, यहां पर बी होगा, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या चला जाएगा, ए, और यहां पर आ जाएगा बी, राइट। तो आपको कहां पर देखने को मिलता है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। बच्चा फर्स्ट वाले में देखिए सारे के सारे एक जैसे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। सेकंड वाले में देखिए EN NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, PdCl2 PPS3 ट्वाइस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। अगर हम बात करें सेट 2 की, सेट 2 में देखिए, सेट 2 में बच्चा ये वाला जो आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। कौन सा आइसोमेरिज्म बच्चे, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ना। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होने की वजह से ये भी हमारे पास नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में देखिए NH3 ट्वाइस NO2 ट्वाइस, ये क्या दिखा सकता है आपको, फेशियल एंड मेरिडोनल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। उसके बाद नीचे देखिए, यहां पर देखिए सल्फेट को क्लोराइड से इंटरचेंज किया गया, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, आयनाइजेशन। कौन सा है बच्चा, आयोनाइजेशन, है ना, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इस पार्ट में क्या है, दोनों के दोनों है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है और साथ साथ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। Among the following the correct statement for the electron in an atom is, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है बच्चा। सबसे पहले देखिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गड़बड़ है बिल्कुल, है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें क्या पढ़ा था, हमें क्या पता चलता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, तो हमें तो ये पता चला था, है ना। तो इसीलिए वजह से ये रूल आउट हो गया, ये सही होगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनेटली फॉर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या ये सही लिखा हुआ है, देखिए बच्चा एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, En इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना, राइट। तो अब देखिए सेकंड सेल के लिए हमारे पास क्या रहेगा,
E2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 13.6 जेड स्केयर अपॉन में एन स्केयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्केयर, ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा। तो 4 कितना आएगा देखिए माइनस जेड स्केयर तो दोनों के लिए सेम रहने वाला है, आप लिखिए मत लिखिए कोई बात नहीं है ना। उसी के साथ साथ अगर हम लिखते हैं ई इन्फिनिटी, तो इन इन्फिनिटी पे क्या होगा नेगेटिव ऑफ 13.6 जेड स्केयर अपॉन में इन्फिनिटी, कितना बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा। अब जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ये आप यहां से भी समझ सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, 2s orbital of an atom is lower than the energy of an electron that is infinite far away from the nucleus। इसकी वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू कितनी है नेगेटिव 3.4 है ना, राइट। तो क्या होगा 2s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो लोअर आएगी देन इन्फिनिटी पोजीशन से, ये भी सही है। सर सी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी रिलीज्ड वैल्यू, द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू of for an electron is given by n equal to 1 which correspond to the most stable orbital। According to Bohr model the most negative energy value for an electron is given by n equal to 1। क्यों? क्योंकि बच्चा n equal to अगर हमारे पास 1 होगा तो En की वैल्यू कितनी निकल के आएगी नेगेटिव ऑफ 13.6, नेगेटिव ऑफ 13.6। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी आपकी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका सी भी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। बच्चा क्या है हमारे पास v इज इक्वल टू वी नोट इंटू में जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी नोट क्या होता है 2.19 इंटू 10⁻⁶, राइट। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे आप n को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, है ना, जैसे जैसे आप n को इंक्रीज करेंगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी डिक्रीज। बट यहां क्या लिखा हुआ है इंक्रीज, इस वजह से ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, ठीक है, राइट। तो ए बी सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन ऑफ isopropyl benzene with O2 followed by the treatment with water form phenol and a byproduct P। Reaction of P with 3 equivalent of chlorine gives compound Q। Treatment of Q with calcium hydroxide produce compound R and calcium salt of S। The correct statement regarding PQRS is। बच्चा सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस रिएक्शन को हम कर लेते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को कर लेंगे तो बहुत कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बना लिया। आइसोप्रोपाइल बेंजीन में क्या होगा देखिए CH3 C CH3 H, ये आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन हुआ। हमने क्या किया, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया। जैसे ही आपने इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ये लीजिए सर, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर मॉलिक्यूल में क्या हुआ CH3 OOH, ये लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के बाद हमने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। ये लीजिए H3O प्लस। हाइड्रोलिसिस करने से हमारे पास क्या बनेगा, एक तो हमारे पास बनेगा फिनॉल और साथ में क्या बनेगा एसीटोन। ये क्या बना फिनॉल और बच्चा ये बना एसीटोन, राइट, फिनॉल एंड एसीटोन। अब क्या हुआ फिनॉल एंड ए बाई प्रोडक्ट पी, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पी है, राइट। ऐसा स्टेटमेंट में गिवन है कि क्या बनेगा फिनॉल बनेगा और साथ में बाई प्रोडक्ट पी बनेगी, बन गई। रिएक्शन ऑफ पी विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गिव्स कंपाउंड क्यू। अगर हमने इसको 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से रिएक्ट कर दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलती है बच्चा क्यू, और क्या बनेगा यहां से देखिए, अगर 3 हेलोजन आपके पास हैं तो क्या बनेगा CCl थ्राइस C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बना, ये आपका क्यू हो गया, ये असर आपका क्यू हो गया, ठीक है। हम आ गए कहां तक, क्यू तक आ गए। क्यू आने के बाद गिव्स कंपाउंड क्यू।
ट्रीटमेंट ऑफ Q विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड कंपाउंड R एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ S। जब हम इसे Q को रिएक्ट कराते हैं किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है बच्चा? हमें कंपाउंड R मिलता है और साथ साथ मिलता है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं R। R हमारे पास क्या रहेगा? देखिए, जब हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा CHCl थ्राइस, CHCl थ्राइस, और क्या मिलेगा साथ साथ? 2 मॉलिक्यूल ऑफ +2 + CH3COO, ये लीजिए कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसको हम क्या कहेंगे? S कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बच्चा? S कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? R कहेंगे। R और S, ये हमें मिल गया, ये हमें मिला R और फिर हमें मिल गया S। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग PQRS इज, अब ये पूरी रिएक्शन हमने लिख ली है। अब देखिए रिएक्शन ऑफ P, रिएक्शन ऑफ P, P हमारे पास कहां पर है? ये देखिए, ये हमारे पास P है। रिएक्शन ऑफ P with R, reaction of P with R in presence of QH followed by the acidification gives, देखिए reaction of P, P क्या है बच्चा हमारे पास? P क्या है हमारे पास? ये देखिए, ये सर हमारे पास P है। इस P को हमने किससे रिएक्ट करा दिया? CHCl थ्राइस, क्लोरोफॉर्म से, है ना। रिएक्शन ऑफ P विद R, रिएक्शन ऑफ P विद R क्या मिलता है हमें? देखिए क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा यहां से CH3 CH3 OH CCl थ्राइस, है ना, ये मिलेगा हमारे पास। ठीक है, एक तो ये मिलेगा। तो पूछा, यही बताया कि QH की प्रेजेंस में जब हमने इस रिएक्शन को किया तो हमें ये मॉलिक्यूल मिला। क्या देखिए सही लिखा है बच्चा, हमारा भी क्या यही मॉलिक्यूल बना, CH3 CH3 OH CH3 CCl थ्राइस, है ना, ये सेम बना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने सही किया। रिएक्शन ऑफ R विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव फॉस्जीन गैस। रिएक्शन ऑफ R विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या सही लिखा है बच्चा। रिएक्शन ऑफ R, रिएक्शन ऑफ R CHCl थ्राइस, रिएक्शन ऑफ R विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए यहां से, क्या बनेगा? COCl2 COCl2, राइट। और क्या बनेगा? COCl2 ट्वाइस प्लस क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। कौन सी गैस है ये कौन सी गैस है बच्चा? ये फॉस्जीन गैस है। कौन सी गैस है? फॉस्जीन गैस है। COCl2 फॉस्जीन गैस है। तो यही हमें कहा गया कि फॉस्जीन गैस बनती है, बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए Q react with aqueous NaOH to produce Cl thrice CCH2OH and Cl thrice CCOONA। बच्चे ध्यान से देखिए, जो Q रिएक्ट करता है, Q हमारे पास अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ? Q क्या है हमारे पास? CCl थ्राइस C डबल बॉन्ड O CH3। Q को अगर हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होनी चाहिए, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही तो है यहां पर। ये देखिए, ये क्या है? रिडक्शन, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होनी चाहिए इस मॉलिक्यूल की, बट ये मॉलिक्यूल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि बच्चा कैनिजा रो रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। यहां पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है? एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने की वजह से क्या रहेगा? ये मॉलिक्यूल कैनिजा रो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, राइट। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास गलत हो जाएगा। S ऑन हीटिंग गिव्स P। अगर हम S को क्या करेंगे? हीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? P मिल जाएगा। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो बच्चा हमें क्या मिलेगा? हमें P मिल जाएगा। P मतलब हमारे पास हमें कीटोन मिल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि क्या अगर हम S को हीट करें, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 C डबल बॉन्ड O O, ये लीजिए, ये कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड हुआ,
इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। तो हीट करने से क्या होगा, देखिए हीट करने से आपके पास क्या होगा, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट आपका बाहर आ गया। तो हमें वही मिला, क्या मिला, एसीटोन मिला। क्या मिला बच्चा, हमें एसीटोन मिला, और यही हमें कहा गया था। तो डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए, आपका ए करेक्ट हो गया, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, और आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए बी डी इज द राइट आंसर, है ना, ए बी एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट। चले आगे, चलिए सर नेक्स्ट देखिए, द ऑप्शन इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल। एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हुआ, दे मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेंट्रल एटम, है ना। उसका जो सेंट्रल एटम है उसकी सराउंडिंग में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। तो हमें क्या चेक करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें एटलीस्ट, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कम से कम 3 जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करके चलते हैं। तो चेक कर लेते हैं। देखिए CO2 बच्चा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है ना, C2H4 करता है, NO नहीं करता, HCl ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये ऑप्शन कम से कम 3 होने चाहिए, तो तीनों के तीनों एक और करते हैं, तो ए सही है। NO2 बच्चा नहीं करता, O3 हमारे पास कर लेगा, HCl हमारे पास कर लेगा, H2SO4 नहीं करता। एक्सटेंडेड ऑक्टेट का ये एग्जाम्पल रहेगा। BCl थ्राइस में बच्चा 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए डी में ये क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर लेगा, सही है। ये नहीं करेगा, ये भी क्या है, फॉलो कर लेगा, ये भी क्या है, फॉलो कर लेगा, तो ये भी हमारा सही रहेगा। तो ए एंड डी दोनों के दोनों आपके करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे, जहां पर कम से कम 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ए एंड डी यहां पर 3 कम से कम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। तो ए एंड डी इज द राइट आंसर। Consider the following volume temperature diagram for the expansion of 5 mole of an ideal gas। n की वैल्यू बच्चा हमारे पास कितनी है, 5 है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए टेम्परेचर की और वॉल्यूम की। डेल्टा वी यहां पर कितना है, डेल्टा वी अगर आप देखें तो आपको कितना मिलेगा, डेल्टा वी जो चेंज यहां पर आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 10 लीटर का दिख रहा है। अगर हम बात करें बच्चा चेंज इन टेम्परेचर की, डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज यहां पर कितना है, टेम्परेचर चेंज आपको कितना दिखाई दे रहा है यहां पर, 415 माइनस 335, राइट। ठीक है, ठीक है, राइट। कितना हो जाएगा ये चेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा, केल्विन स्केल पर कितना होगा, 35, 40, 40, 60, 65, 65, 70, 70, 80, ये लीजिए 80 केल्विन। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर चेंज हो गया। अब आपको बताना क्या है, कंसीडर ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज इन्वॉल्व द टोटल चेंज इन एंथैल्पी, द टोटल चेंज इन एंथैल्पी इन जूल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द सीक्वेंस x and then y and then z is टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है ना, टोटल एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है। और गिवन आपको क्या है बच्चा, सबसे पहले तो आपको गिवन है CV दैट इज 12 जूल पर केल्विन, साथ में आपको क्या गिवन है, R दैट इज 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ये दो वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। आपको निकालना क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। अब आप देखिए चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू NCP, चेंज इन एंथैल्पी, राइट। तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T के बराबर होगा। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, प्रॉब्लम क्या है बच्चा, N की वैल्यू हमें पता है कितना है, 5 है, टेम्परेचर हमें पता है चेंज कितना है बच्चा, 80 है, बट CP हम कहां से लाएंगे, CP हम कहां से लाएंगे। तो बच्चा आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि जो हमारे पास CP और CV का रिलेशन है, CP और CV का रिलेशन क्या है हमारे पास, CP
माइनस Cv किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो Cp किसके बराबर होगा बच्चा? R प्लस Cv के बराबर होगा। Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8.3 प्लस Cv हमारे पास कितना है? 12। कितना हो जाएगा? 20.3। कितना हो जाएगा बच्चा Cp? 20.3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास Cp भी आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप फॉर्मूले को लगा देंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू 5 इंटू 20.3 इंटू 80, राइट? तो डिवाइड कर लीजिए, डेल्टा H इज इक्वल टू 5 इंटू 203 इंटू 8। कितना हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए 08120 जूल। डेल्टा H की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी? 8120 जूल, राइट? तो ये आपके एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हो जाएगी जूल के अंदर, 8120 जूल। आगे चलते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2 मोलिक्यूल ऑफ H2 प्लस 2 मोलिक्यूल ऑफ NO2 फॉर्म N2N, 2 मोलिक्यूल ऑफ H2। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास मैकेनिज्म क्या है? 2 मोलिक्यूल ऑफ NO एट इक्विलिब्रियम टू फॉर्म N2O2। उसके बाद स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन का क्या है हमारे पास, और फास्टेस्ट स्टेप रिएक्शन का हमारे पास क्या है, राइट? अब बच्चा हमें पता है क्या है हमारे पास, कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप is the rate determining step of reaction। स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन का क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और हमें निकालना क्या है? हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए डाटा हमारे पास कहां से आएगा? स्लोएस्ट स्टेप से आएगा। तो स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम रेट लिखते हैं तो रेट रिएक्शन का किसके बराबर होगा? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज K2 और साथ में क्या आएगा? N2O2 एंड देन क्या आएगा बच्चा? H2, राइट? अब देखिए, अब जो आपने पार्ट देखा यहां से H2 तो हमारी मेन रिएक्शन में प्रेजेंट है ना, बट हमारे पास N2O2 हमारी मेन रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे? सर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, हम इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पर जाएंगे। यहां पर हमारे पास क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है बच्चा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज K1 कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है हमारे पास? K-1 N2O2 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा हमारे पास? रेट फॉरवर्ड अपॉन में रेट बैकवर्ड। के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा? रेट फॉरवर्ड अपॉन में रेट बैकवर्ड, है ना? रेट फॉरवर्ड अपॉन में रेट बैकवर्ड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एट इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? रेट फॉरवर्ड इक्वल टू रेट बैकवर्ड हो जाएगा, है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि K1 NO का स्क्वायर इक्वल टू K-1 N2O2। तो यहां से आप N2O2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? N2O2 इक्वल टू K1 अपॉन K-1 NO का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया? N2O2 की बच्चा वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम कहां लेकर जाएंगे? इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। तो आपके पास रेट क्या निकल कर आएगा? देखिए, अब आपके पास रेट क्या निकल के आएगा? रेट इज इक्वल टू K2 हमारे पास पहले से है, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? K1 अपॉन K-1, ठीक है, राइट? उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? NO होल स्क्वायर एंड देन H2। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO होल स्क्वायर एंड देन H2। तो अब देखिए, रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकल कर आया? ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, कितना निकल के आया बच्चा? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 कितना निकल के आया हमारे पास? 1। और ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास निकल कर आया, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3। कितना निकल कर आया? 2 + 1 यानी कि 3। तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर निकल कर आएगा, ये लीजिए। चलिए आगे, डन। चलिए बहुत बढ़िया। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स P and Q। क्या मिलता है हमें? P and Q। Compound P does not give tolerance test, whereas Q on acidifications give positive tolerance test. Treatment of P with excess of cyclohexanone in the presence of catalytic amount of para-toluene sulfonic acid give product R. Give product R. Sum of the number of methylene group, sum of the number of methylene group and oxygen atom in R is, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी R। इसके अंदर हमें बताना है बच्चा नंबर ऑफ CH2 ग्रुप कितने हैं और साथ साथ में ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना, तब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। देखिए, एसिटल्डिहाइड CH3, एसिटल्डिहाइड को आपने रिएक्ट करा दिया किससे? एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से। तो बच्चा जब आप एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आपके पास क्या है? एक्सेस में, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास? कैसी रिएक्शन होगी बच्चा हमारे पास? देखिए यहां पर क्या है हमारे पास? अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास? एल्डोल कंडेंसेशन। और रिएक्शन कब तक होगी बच्चा? रिएक्शन तब तक होगी जब तक कि अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास रहेंगे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास रहेंगे तो क्या बनेगा यहां पर? देखिए सबसे पहले जब एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज करेंगे, हमारे पास क्या बन के आएगा? HOCH2, ये कार्बन हुआ, CH2OH, CH2OH एंड देन CHO प्लस क्या है आपके पास? फिर से फॉर्मेल्डिहाइड, फिर से क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। अब बच्चा आपको क्या देखना है? अब इस कार्बन पर, है ना, अब इस कार्बन पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है ना। अब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम आपके पास नहीं है, साथ साथ फॉर्मेल्डिहाइड पर भी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो अब यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। और ये कैसी रिएक्शन है? एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ना, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि हमें क्या कहा गया था? एक्सेस में आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, तो अभी हम फॉर्मेल्डिहाइड फिर से यूज करते हैं। और अब हमारे पास क्या बन जाएगा? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में आपके पास बनेगा HOCH2, यहां पर आएगा आपके पास CH2OH, ये आपके पास पहले ही है CH2OH, और इसका, इस एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इस एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन, प्लस साथ में फॉर्मेल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, है ना। तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास रिडक्शन हुआ और फिर आपके पास क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो अभी आपके पास 4 अल्कोहलिक ग्रुप आ गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास P एंड Q, 2 प्रोडक्ट मिल गई हमें। हमें नहीं पता कौन सा P है कौन सा Q है, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड P डज नॉट गिव टोलेंस टेस्ट। कंपाउंड P टोलेंस टेस्ट नहीं देता। तो बच्चा अगर मैं इसके ऊपर टोलेंस टेस्ट लगाता हूं, टोलेंस टेस्ट हम लगाते हैं, है ना, टोलेंस टेस्ट अगर हम यहां पर लगाते हैं तो यहां पर कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा है P, क्या है बच्चा? ये हमारा P है। जबकि अगर हम यहां पर बात करें और अगर हम यहां पर टोलेंस टेस्ट लगाते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कैसा ग्रुप है?
HC डबल बॉन्ड O, तो ये क्या देगा, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। क्या देगा बच्चा, टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, Q रहेगा। क्या होगा ये, Q। चलिए हमारे पास नेमिंग आ गई, कौन P है कौन Q है है ना, राइट। क्योंकि एचडीफिकेशन के बाद क्या कहा गया, एचडीफिकेशन के बाद दैट गिव पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट, तो ये हमारा Q हो गया, राइट। ट्रीटमेंट ऑफ P with excess of cyclohexanone in the presence of catalytic amount of para-toluidine sulfonic acid। तो हमने क्या किया, P को हमने साइक्लोहेक्सेनोन से क्या किया, रिएक्ट करवा लिया। अब देखिए आगे P को हमने साइक्लोहेक्सेनोन से कैसे रिएक्ट कराया। देखिए बच्चा हमारे पास क्या था, HO CH2 है ना। इसके बाद देखिए क्या था हमारे पास, CH2 OH CH2 OH। हमने क्या किया, इसे रिएक्ट कराया किसके साथ, साइक्लोहेक्सेनोन के साथ। और किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में हमने इसे रिएक्ट कराया, साइक्लोहेक्सेनोन हुआ, है ना। और सेम एज हम यहां पर भी साइक्लोहेक्सेनोन बना लेते हैं। ये लीजिए सर, ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, PTSA पैराटोल्यूडाइन सल्फोनिक एसिड। पैराटोल्यूडाइन सल्फोनिक एसिड सर क्या काम करेगा, सर हमने क्यों लिया, क्या करेगा, क्या काम आएगा, दैट विल प्रोवाइड H+ आयंस। ये क्या करेगा, H+ आयंस। किसको देगा H+ आयंस, भैया H+ आयंस किसको देगा, ये H+ आयंस किसको देगा हमारे पास, देखिए ये H+ आयंस क्या करेगा, हमारे पास ऑक्सीजन को दे देगा, है ना। क्या करेगा, ऑक्सीजन को दे देगा। इस वाले पार्ट को कहां जाएगा ये H+ आयंस, ये H+ आयंस हमारे पास कहां जाएगा, यहां पर जाता है ना। जब आप मैकेनिज्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये वहां पर जाता है। अभी हम क्या कर लेते हैं, समझाने के लिए ऐसा बता देते हैं कि कैसे आपने इसको सॉल्व किया। देखिए यहां से हमने क्या किया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। सेम एज क्या होगा, यहां से ये निकाल दिया। बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में बच्चा क्या होगा, ये H+ आयंस देगा, है ना, पैराटोल्यूडाइन सल्फोनिक एसिड। ये क्या है, H+ आयंस यहां जाएगा। फिर आपके जो ये लोन पेयर आपके है ना, ये वाले लोन पेयर, ये वाले लोन पेयर, ये लोन पेयर आपके जाके इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर अटैक करते हैं ना। मैकेनिज्म आप देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अभी हम डायरेक्ट समझा देते हैं कि कैसे हमने यहां से निकाल लिया। तो हमने इसको ऐसे निकाल लिया। तो जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपके पास क्या बनेगा, देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बच्चा आपके पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही आपका निकलेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा -H2O, यहां से भी आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा H2O। प्रोडक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहां आपके पास क्या है, O O, यहां आपके पास क्या है O एंड देन O। आपसे क्या कहा गया, नंबर ऑफ CH2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ CH2। तो बच्चा नंबर ऑफ CH2 हमारे पास कितने बने, देखिए नंबर ऑफ CH2 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। उसके बाद 11 13 और 14, टोटल कितने हुए हमारे पास, नंबर ऑफ CH2 कितने हो गए बच्चा, नंबर ऑफ CH2 हमारे पास हो गए 14। कितने निकल के आए, CH2 निकल के आए। अब हम बात करें ऑक्सीजन एटम की, तो हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड देन 4। तो 4 हमारे पास ऑक्सीजन एटम निकल के आए, तो 4 हमारे पास ऑक्सीजन एटम हो गए, राइट। तो 14 आपके पास CH2 है, क्या है आपके पास 14 CH2 है और आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम है, राइट। तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमंग दिस वन
द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद NiCO4 इज। सबसे पहले देखिए बच्चा बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होना चाहिए। अब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देखिए सबसे पहले NiCO6 इसके बराबर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहले हम NiCO6 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। देखिए बच्चा एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल कितना आएगा 28 है ना, निकेल का 28 आएगा। 28 आने के बाद अब आपको क्या करना है 28 प्लस कार्बोनिल CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, टोटल कितने हैं 6, कितना बनेगा जल्दी से बताइए कितना बनेगा 28 प्लस 12 है ना, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 36 बन जाएगा। ठीक है राइट, 36 बन जाएगा। ये 36 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए NiCO4 के लिए। अब आपको क्या करना है कि इन सब में से वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास, या कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन दिस के बराबर होंगे, है ना। तो आप काउंट कर लीजिए, फटाफट से काउंट कर लीजिए कहां कहां पर आपके पास टोटल 36 इलेक्ट्रॉन आते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम कितना आएगा, देखिए यहां पर सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, हम नंबरिंग कर लेते हैं ताकि फटाफट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 है ना, टोटल 8 हो गए। तो फर्स्ट वाले की हम बात करते हैं। मतलब फर्स्ट वाले में हमारे पास कितना है, देखिए 23 प्लस 6 इंटू में 2, 6 इंटू में कितना आएगा 2 आएगा। तो कितना हो गया आपके पास, देखिए 6 दूनी 12 23 24 25 और 35 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए 35 इलेक्ट्रॉन, बराबर नहीं है। दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पे देखिए कितना है क्रोमियम, क्रोमियम कितना आएगा 24 प्लस कितना आएगा 10, 5 इंटू तो कितना आ जाएगा 34 इलेक्ट्रॉन, 34 आएगा, बराबर नहीं है। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे आ जाइए कॉपर, कॉपर में क्या आएगा बच्चा हमारे पास 29 प्लस कितना है 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 30 35 इलेक्ट्रॉन, ये भी बराबर नहीं है। चलिए जी फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है Mn में कितना आएगा 25 में आप क्या कर रहे हैं 5 इंटू में 2, क्योंकि एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2 देगा, तो कितने हो जाएंगे 35 इलेक्ट्रॉन। ले लीजिए सर 1 2 3 4 में तो कोई भी बराबर नहीं है। अब हम बात करते हैं 5 की, किसकी बात करते हैं 5 की। चलिए सर 5 भी देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं। 5 में क्या है हमारे पास FeCO5 कितना आएगा 26 प्लस 5 इंटू 2 कितना बनेगा 36, दमादम। ये लीजिए बच्चा पहला मॉलिक्यूल, पहला कॉम्प्लेक्स बराबर हो गया। FeCO5 किसके बराबर है NiCO4 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए 6 वाला देख लीजिए, 6 वाले में क्या है हमारे पास, 6 में हमारे पास क्या है कोबाल्ट प्लस 3 इंटू में 2, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना मत भूलिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना मत भूलिएगा जो इसने गेन किए हैं। कितना बनेगा देखिए 27 और यहां से कितना होगा 30 30 और 3 33 33 और 3 36, ये लीजिए बच्चा 36 इलेक्ट्रॉन, इसका भी आंसर आ गया, ये भी हमारा ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिए सेवंथ में देखिए क्या है हमारे पास, सेवंथ इज क्रोमियम, क्रोमियम कितना होगा 24 के बाद कितना आएगा 4 इंटू में 2 कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया, 8 हुआ तो कितना हुआ यहाँ पे 30 और 2 32 के बाद बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है 4, कितना हुआ 36 इलेक्ट्रॉन। ये लीजिए ये भी हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट 8th इरेडियम, कोबाल्ट रोडियम इरेडियम 77 के बाद कितना आएगा बच्चा 77 के बाद यहां से तो वैसे ही बराबर नहीं आएगा भाई, यहाँ पे 36 निकालना था हमें, ये कितना चल रहा है 77, वैसे ही समझ जाओ, फिर भी निकालना है तो ये लीजिए 83 इलेक्ट्रॉन, बराबर नहीं आएगा। ठीक है राइट, तो कौन सा हुआ आपके पास कौन सा हुआ FeCO5 आपका आंसर आ जाएगा, CO थ्राइस नेगेटिव आपका आंसर आ जाएगा, क्रोमियम CO4 4- आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये 3 जो हैं आपके आंसर रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आपके पास कितने हो गए जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, कितने हुए बच्चा
टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो गए? 3 हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हो गए? 3 हो गए, जो हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक रहेंगे निकिल के कॉम्प्लेक्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट P इज फॉर्म्ड। मेजर प्रोडक्ट P हमको सबसे पहले निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सही कर लेते हैं ना। कहां से शुरू करें? यहां से शुरू करते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद क्या है? CH2 मेरे पास है बच्चा 15 एंड देन COOET, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। सबसे पहला पार्ट ये क्या करेगा? ये क्या करता है? हाइड्रोलिसिस। क्या देगा ये बच्चा? वाटर मॉलिक्यूल देगा, मार्कोवनिक एडिशन के अकॉर्डिंग देगा, मार्कोवनिक एडिशन के अकॉर्डिंग देगा। तो मार्कोवनिक एडिशन जब आप इस पर लगाएंगे, है ना, जब आप इसके ऊपर मार्कोनिक एडिशन लगाएंगे, तो मार्कोनिक एडिशन के अकॉर्डिंग जब आप वाटर मॉलिक्यूल चिपकाएंगे तो आपके पास क्या जनरेट होगा? क्या जनरेट होगा? H2C डबल बॉन्ड COH CH2 15 COOET, ठीक है, राइट। तो क्या बना? यहां से देखिए, अब देखिए यहां पर, यहां से क्या होगा? यहां से होगा टोटोमराइज। क्या होगा? टोटोमराइज। अब ये टोटोमराइज कैसे होगा? देखिए सर, टोटोमराइज ऐसे होगा, ये यहां पर और ये यहां पर। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जनरेट हो जाएगी? टोटोमराइज होने के बाद आपके पास बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 15 एंड देन COOET, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? सेकंड हमने लिया अमलगमेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना, अमलगमेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या बोलते हैं हम इसे? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, अमलगमेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या काम करता है? क्या काम करता है? क्लीमेंसन रिडक्शन में बच्चा क्या करता है? C डबल बॉन्ड O को अमलगमेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl विल कन्वर्ट इट इनटू CH2, है ना। किस में कन्वर्ट कर देगा? C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा? देखिए, अमलगमेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो मॉलिक्यूल आपके पास बनेगा CH3 CH2 CH2 15 एंड COOET, हो गया COOET। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। क्या किया बच्चा? आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। उसके बाद हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना है, और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये एस्टर वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद क्या बनाएगा? क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 15 एंड COOH, ठीक है, राइट। डन। CH3 CH2 CH2 15 एंड COOH। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं? और आप इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चा? ये कितना है? 15, ये कितना है? 16, ये कितना है? 17, है ना। तो 17 हुआ C17H35 COOH। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 15 दूनी 30, 30 34 35। और क्या लिख सकते हैं हम इसे? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C15H35 COO C17 C17H35 COOH। तो ये जो बना हमारे पास, ये क्या बना? ये हमारे पास बना P। क्या बन गया बच्चे? ये बना हमारे पास P। तो ये आपका
P जनरेट हो गया, C17H35COOH। अब आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में देखिए, ग्लिसरोल रिएक्ट, ग्लिसरोल रिएक्ट कंप्लीटली, ग्लिसरोल रिएक्ट कंप्लीटली with excess of P, excess of P in the presence of an acid catalyst to form Q। क्या बना हमारे पास, हमने क्या किया, हमने P को रिएक्ट करवाया किसके साथ, ग्लिसरोल के साथ, और क्या बना दिया, Q बना दिया। रिएक्शन ऑफ Q with excess of NaOH followed by the treatment with calcium chloride yield calcium soap are quantitatively starting with 1 mole of Q the amount of R produced in gram is, starting from 1 mole of Q, Q के 1 मोल से स्टार्ट करके Q के 1 मोल से स्टार्ट करके अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इज, अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इज क्या होगी, अमाउंट ऑफ R ग्राम में कितनी निकल जाएगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। ग्लिसरॉल को रिएक्ट कराना है हमें एक्सेस ऑफ फास्फोरस से, फास्फोरस हमने देख लिया क्या है हमारे पास, पी के साथ, सॉरी फास्फोरस कह रहा हूं, पी हमारे पास देख लिया हमने क्या है, C17H35COOH, इसे हमें रिएक्ट कराना है ग्लिसरॉल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ग्लिसरॉल क्या होगा हमारे पास, CH2OH, CHOH, CH2, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें किससे रिएक्ट कराना है इसे, एक्सेस ऑफ पी से। एक्सेस ऑफ पी हमारे पास क्या है, एक्सेस ऑफ पी हमारे पास है HOC डबल बॉन्ड OO, है ना, ये लीजिए, ये हुआ। यहां से जब रिएक्शन आपके पास हुई तो क्या हुआ, एसिड क्या देगा, एसिड देगा OH, एल्कोहल क्या देगा H, एसिड OH, एल्कोहल H, तो क्या बनेगा आपके पास, CH2 C डबल बॉन्ड O C17H35 CH O C डबल बॉन्ड O C17H35 CH2 O C डबल बॉन्ड O C17H, ये लीजिए। ये हमारे पास क्या जनरेट हुआ, ये हमारे पास जनरेट हुआ बच्चा Q, क्या जनरेट हो गया Q, ठीक है। जब ग्लिसरॉल को हमने रिएक्ट कराया एक्सेस ऑफ P के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म Q, अब रिएक्शन ऑफ Q विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, एक तो कैल्शियम सोप बनाएगा और साथ साथ, है ना, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉलो विद द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसे रिएक्ट कर देते हैं, देखिए तो क्या होगा हमारे पास, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो सोप बनेगा, कैसे बनेगा देखिए, क्या बन जाएगा आपके पास, C17H35COONA, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और साथ में क्या निकल आएगा आपके पास, CH2OH CHOH CH2OH, ये हमारे पास क्या रहेगा, क्या रहेगा, ये सोप रहेगा, है ना, और क्या रहेगा,
प्लस में ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट कराना है। क्या करना है बच्चा, कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट कराना है, कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट कराना है। तो जब आप इसे कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, C17H35 COO ट्वाइस कैल्शियम, है ना, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटिक एसिड। अब यहां पे आपको समझना क्या है, देखिए समझना क्या है आपको बच्चा, कि जब हमने यहां पर अभी कितने मॉलिक्यूल लिए, 3 मॉलिक्यूल, और रिएक्शन से हमें क्या दिखता है, रिएक्शन से हमें यह दिखता है कि एक्चुअल में व्हेन वी विल टेक C7H35 COO Na विद कैल्शियम क्लोराइड, तो हमारे पास क्या बनता है, C17H35 COO, इसका एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है। कितना मॉलिक्यूल जनरेट होता है, एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है। तो बच्चा जब हम इसके 2 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है। तो जब हम इसके 3 मॉलिक्यूल यहां पर लेकर चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल, तो इसके कितने मॉलिक्यूल यहां पर जनरेट होंगे, कितने मोल्स जनरेट होंगे। अगर हम मोल्स की टर्म में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने जनरेट होंगे, 3/2 जनरेट होंगे। भाई अगर 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल जनरेट होता है तो 3 मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, 3/2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, है ना, या 3/2 मोल जनरेट होंगे। तो अब ये जो 3/2 मोल हमारे पास निकल कर आया, 3/2 मॉलिक्यूल्स अगर निकल के आया, तो हमें क्या कहा गया, हमें इसकी अमाउंट बतानी है। हमें क्या करना है, इसकी अमाउंट बतानी है। तो 3/2 मोल, 2 मोल से यहां पर ये 2 मोल्स से कितना जनरेट हुआ, 1 मोल जनरेट हुआ, है ना। तो यहां पर 3 मोल्स से ये कितना जनरेट होगा, ये 3/2 मोल जनरेट होगा। तो अब हम अगर मास की टर्म में बात करें तो मास की टर्म में कितना जनरेट होगा, 3/2 इंटू में 3/2, और क्या रहेगा 3/2 इंटू में क्या करना होगा, मोलिकुलर मास ऑफ दिस वन, मोलिकुलर मास ऑफ दिस वन कितना आएगा, 606 निकल के आएगा, 606 निकल के आएगा। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटिक एसिड का जो मास निकल के आएगा 606 निकल के आएगा। आप इसे डिवाइड कर दीजिए 303, तो कितना आएगा ये आपके पास, ये निकल के आएगा 909 ग्राम के करीब आ जाएगा, है ना। ठीक है, 909 ग्राम के राउंड ऑफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, राइट, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप मॉलिक्यूलर मास, वहां से आप निकाल लीजिए, तो आपके पास 909 ग्राम के करीब आ जाएगा। चले आगे, ठीक है, डन, चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज, टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज हमारे पास कितने हैं। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ बच्चा, जिसके पास क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा आपके पास, फर्स्ट वाले केस में आपके पास निकल कर आएगा डी कितना निकल के आएगा, डी आपके पास निकल के आएगा D4 निकल कर आएगा, है ना, D4 निकल कर आएगा। सेकंड वाले केस में हमारे पास कितना निकल के आएगा, यहां पर भी कितना आएगा, D4 निकल कर आएगा, D4 निकल कर आएगा। थर्ड वाले केस की अगर हम बात करें तो यहां पर कितना निकल के आएगा, D5 निकल कर आएगा। ठीक है, क्योंकि Fe कितना होगा, Fe यहां पर +3 आएगा, +3 आएगा तो D5 निकल कर आएगा। इसकी हम बात करें तो कितना निकल के आएगा, कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक 27 में से एक और निकलेगा तो D6 निकल के आएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो कितना निकल के आएगा, यहां पर भी आयरन 6 होगा तो D5 निकल के आएगा। एंड इस वाले केस में कितना आएगा, कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक 27 D6 निकल कर आएगा, D6 निकल कर आएगा। ठीक है, राइट। अब देखिए डायमैग्नेटिक आपको कहां देखने को मिलेगा,
देखिए कहां पर मिलेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं D4 में कितना आएगा, T2G T2G EG, ठीक है। फर्स्ट वाले केस की हम बात कर रहे हैं, D4 क्या होगा, सेकंड वाले केस की बात कर रहे हैं, थर्ड वाले केस में, फोर्थ केस में, एंड देन फिफ्थ केस में, एंड देन सिक्स्थ केस में। अब चलिए फिल करना शुरू करते हैं ना, फिल करना शुरू करते हैं। तो बच्चा फिल कीजिए, क्या आएगा सबसे पहले, D4 क्या आएगा, 1 2 3 4, राइट। अगले में देखिए क्लोरीन है, क्या आएगा, एंड देन 4। नेक्स्ट देखिए Fe 6 3 माइनस 3 प्लस आएगा तो कितना होगा, 6 5 आएगा, तो 1 2 3 4 5। ये भी क्या है, अनपेयर्ड है ना, ये भी क्या है, अनपेयर्ड है, राइट। फर्स्ट हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है, सेकंड हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड है, थर्ड भी हमारे पास क्या रखता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। फोर्थ की हम बात कर लेते हैं। फोर्थ वाले केस में देखिए बच्चा, फोर्थ वाले केस में क्या आएगा, फोर्थ वाले केस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, COF6 3 माइनस, तो कितना आएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड देन 6 आएगा, ठीक है, राइट। अगले में देखिए FeNH3 6 3 प्लस, इसमें कितना आएगा, D5 आएगा, तो 1 2 3 4 और 5 आएगा, ठीक है, राइट। अगले में देखिए COEN थ्राइस 3 प्लस, इस वाले केस में क्या आएगा, D6 आएगा, और ये क्या है साथ में, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस में क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां हमने किसको फिल किया, देखिए यहां पर हमने किसको फिल किया, यहां हमने D4 को फिल किया, D4 को, यहां हमने किसको फिल किया, D4 को फिल किया, यहां हमने किसको फिल किया, D5 को फिल किया। नेक्स्ट में हमने किसको फिल किया बच्चा, यहां पर D6 को फिल किया, फिर हमने किसको फिल किया, D5 को, एंड देन फिर हमने फिल किया D6 को, ठीक है, डन, राइट। तो फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज कहां पर निकल कर आई, देखिए टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज हमारे पास कहां पर निकल कर आई, सिक्स्थ वाले केस में। ये देखिए कंप्लीट डायमैग्नेटिक, कंप्लीट पेयरिंग, क्या है, कंप्लीट पेयरिंग, किसकी वजह से है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड की वजह से, स्ट्रॉन्ग लीगेंड। और कौन सा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, EN इथिलीन डायमीन, जो कैसा है, एक बाइडेंटेट लीगेंड है, कैसा है, बाइडेंटेट लीगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स लीगेंड होने की वजह से यहां पर क्या होगा, पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी, कंप्लीट पेयरिंग हुई, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज कितने हो गए बच्चा, 1। टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज हमारे पास कितने निकल कर आएंगे, 1। कंप्लीट पेयरिंग हमारे पास कहां है, सिर्फ 1 में है। डन, चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही। नेक्स्ट देखिए, in the conductometric titration small volume of titrant of higher concentration is added stepwise to the large volume of titrate of much lower concentration and the conductance is measured after each addition. The limiting ionic conductance value for different ions in aqueous solution are given below. Okay, for different combination of titrate and titrant given in list 1, the graph of conductance versus volume of titrant are given in list second. क्या है लिस्ट सेकंड, देखते हैं, चलो क्या है हमारे पास। ओके, तो हमें क्या करना बच्चा, इसे मैच करना है। देखिए पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि टाइट्रेट और टाइट्रेंट में हमारे पास ब्यूरेट में कौन सा होगा, हमारे पास ब्यूरेट में कौन सा होगा बच्चा, ये
ये हमारे पास कहां होगा, ब्यूरेट में। ब्यूरेट, ठीक है, ये ब्यूरेट में होगा। ठीक है, टाइट्रेशन फ्लास्क में कौन सा होगा, ये कहां होगा, टाइट्रेशन फ्लास्क में। ये भी कहां होगा हमारे पास, टाइट्रेशन फ्लास्क में। ये भी कहां होगा, टाइट्रेशन फ्लास्क में। और ये भी कहां होगा, टाइट्रेशन फ्लास्क में। अब देखिए, हम पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। जब हमारे पास क्या है, टाइट्रेशन फ्लास्क में हमारे पास क्या है, KCl है। टाइट्रेशन फ्लास्क में हमारे पास क्या बचा, KCl। टाइट्रेशन फ्लास्क में हमारे पास KCl है। ठीक है, अब हमने क्या किया, टाइट्रेशन फ्लास्क में जो KCl है, इसके अंदर हमने क्या ऐड करना शुरू किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने क्या ऐड करना शुरू किया, क्या गया इसके अंदर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, AgNO3, राइट। AgNO3 क्या हुआ, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर जाना शुरू हो गया। तो बच्चा जैसे जैसे हमारे पास AgNO3 ऐड होगा, जैसे जैसे हमारे पास AgNO3 ऐड होगा, क्या होगा रिएक्शन के अंदर, KCl इज रिएक्ट विद AgNO3 प्लस माइनस, क्या होगा आपके पास, Cl ions is replaced by nitrate ions and AgCl, white PPT will form। क्या हो जाएगा हमारे पास, AgCl के white PPT बन जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने AgNO3 को ऐड किया, तो आपने Cl आयंस की कंसंट्रेशन को कम करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि पीपीटी बनना आपके पास स्टार्ट हो गए, और साथ साथ Cl की पोजीशन पर कौन आ गया, नाइट्रेट आ गया। तो बच्चा जैसे जैसे Cl कंज्यूम होना शुरू हुआ, आपकी कंडक्टेंस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। कंडक्टेंस हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और डिक्रीज होने के बाद एंड पॉइंट पर क्या होगा, एंड पॉइंट पर ऑल Cl माइनस आयंस कंज्यूम्ड, सारे के सारे Cl माइनस आयंस क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। जब हमारे पास एंड पॉइंट आ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट जब हमारे पास आ जाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट आने पर क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे Cl माइनस आयंस कंज्यूम हो जाएंगे। और Cl माइनस आयंस कंज्यूम होने के बाद क्या होगा, आप अभी भी इसके अंदर AgNO3 ऐड कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप AgNO3 ऐड करते जाएंगे, तो एक्सेस नाइट्रेट आयंस सॉल्यूशन में जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा, कंडक्टेंस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे ग्राफ में बच्चा क्या हुआ, सबसे पहले कंडक्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंडक्टेंस फर्स्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगा, कंडक्टेंस फर्स्ट डिक्रीज होगी, हमारे पास कंडक्टेंस फर्स्ट डिक्रीज होगी एंड देन इंक्रीज होगी। देन क्या होगा, इंक्रीज होगी। अब आप चेक कर लीजिए कहां पर पहले डिक्रीज है और फिर उसके बाद इंक्रीज है। ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड में देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्या हुई, डिक्रीज हुई, और फिर क्या हुई, इंक्रीज। राइट, तो फर्स्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, अगले में देखिए, नेक्स्ट में देखिए। अब की बार ब्यूरेट में हमारे पास क्या है, KCl, और यहां पर क्या है, टाइट्रेट में क्या है हमारे पास, AgNO3। टाइट्रेशन फ्लास्क में हमारे पास AgNO3 है, और टाइट्रेंट हम KCl को ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चा, जो हमारे पास नाइट्रेट आयंस है, नाइट्रेट आयंस रिप्लेस होने लगेंगे किससे, नाइट्रेट आयंस विल रिप्लेस बाय Cl माइनस आयंस। तो नाइट्रेट आयंस जब Cl माइनस आयंस से रिप्लेस होंगे, तो कंडक्टेंस क्या होने लगेगी, फर्स्ट इंक्रीज होगी। कंडक्टेंस क्या होगी, फर्स्ट
इंक्रीज होने लगेगी, है ना। कंडक्टेंस पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के बाद जब हमारे पास एंड पॉइंट आ जाएगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद एक्सेस ऑफ AgNO3 होने की वजह से, एक्सेस ऑफ KCl होने की वजह से कंडक्टेंस क्या होगी, शार्पली फिर इंक्रीज होगी, देन शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा फोर्थ में। ये लीजिए सर, यहां पर आ गया। थर्ड वाले केस में देखिए, हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। सबसे पहले क्या होगा, OH माइनस आयंस को, OH माइनस आयंस को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, Cl माइनस आयंस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो OH माइनस किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, H प्लस आयन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और OH की जगह कौन आएगा, Cl आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, OH कंज्यूम होना स्टार्ट होगा। तो OH कंज्यूम होना स्टार्ट होगा तो कंडक्टेंस सबसे पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी। फर्स्ट क्या होगी बच्चा, डिक्रीज होगी। एंड पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट आने के बाद, न्यूट्रल पॉइंट आने के बाद फिर क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HCl, एक्सेस ऑफ HCl आयंस की वजह से। ठीक है, क्या होगा, एक्सेस ऑफ HCl आयंस होने की वजह से क्या होगा, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कहां मिलेगी आपकी, यहां पर मिल जाएगी। अब देखिए टाइट्रेट क्या है, NaOH, टाइट्रेंट क्या है, CH3COOH। अब क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके NaOH, सबसे पहले जो आपके NaOH है इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, एसिटिक एसिड को हम यूज करेंगे। एसिटिक एसिड क्या करेगा, एसिटिक एसिड OH माइनस आयंस के साथ रिएक्शन करने लगेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, कंडक्टेंस हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज होने लगेगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कंडक्टेंस सबसे पहले क्या होगी बच्चा, डिक्रीज होगी। कंडक्टेंस सबसे पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट आने के बाद फिर क्या रहेगा, आपका एसिटिक एसिड जो है डज नॉट डिसोसिएट। भैया उसके बाद तो ये टूटेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अभी तो कंडक्टेंस क्या है, CH3COO माइनस और H प्लस आयंस कंबाइन कर रहे हैं NaOH के साथ, है ना। तो आपका OH कंज्यूम होता जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, एसीटेट आयंस जो है सॉल्यूशन में बनना बंद हो जाएंगे क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होगा। तब ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपका कहां होगा, ये आपका फिफ्थ वाले के साथ आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो आपके टोटल 1 2 3 4 आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का हमने मैच कर लिया। पी का क्या आया, थर्ड आया है। पी का थर्ड आया है, पी का थर्ड हमारे पास यहीं पर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, पी का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बेस्ड ऑन द वेस्पर मॉडल मैच द जीनोन कंपाउंड ऑफ लिस्ट 1 with the corresponding geometry and the number of lone pair of xenon given the list second and choose the correct option। चलिए सबसे पहले क्या करना है, XeF2 में, XeF2 में बच्चा क्या होगा, देखिए XeF2 के अंदर आपके पास क्या मिलेंगे, आपको सबसे पहले तो लोन पेयर कितने मिलेंगे, लोन पेयर आपको मिलेंगे 3 और बॉन्ड पेयर आपको कितने मिलेंगे बच्चा, 2 मिलेंगे, है ना। इसके अंदर देखिए लोन पेयर आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। बॉन्ड पेयर आपको कितने मिलेंगे, बॉन्ड पेयर आपको मिलेंगे 4। इसके अंदर देखिए आपको लोन पेयर कितने मिलेंगे, लोन पेयर आपको मिलेगा 1, बॉन्ड पेयर आपको कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसके अंदर आ जाइए, इसके अंदर आने के बाद आपको लोन पेयर कितने मिलेंगे, 0 और बॉन्ड पेयर आपको कितने मिलेंगे, 5। कितने मिलेंगे, 5, है ना। तो ये आपको मिलेंगे। अब आप काउंट कर लीजिए, कैसे काउंट करेंगे, देखिए 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हुआ 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी आपकी, sp3d। ठीक है, 4 और 2 6, 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी आपकी, sp3d2। 3 और 1 4, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी आपकी, sp3। 5 हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी आपकी, sp3d। ठीक है, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब देखिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिखने के बाद आपने क्या किया, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहीड्रल, sp3 टेट्राहीड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैच कर लीजिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मैच कर लीजिए बच्चा। कहां पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है और लोन पेयर 3 है, चेक कर लीजिए कहां पर मैच करता है आपका।
मैच कर लीजिए, किस वाले में मैच करता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, 3 लोन पेयर होने चाहिए, बिल्कुल मैच कर गया। ये लीजिए भैया, पी वाला कहां चला गया? 5 के पास चला गया है ना। पी वाला कहां चला गया? 5 के बाद। क्यू वाला कहां चला गया? क्यू वाला आपका मैच कीजिए, क्यू वाला आपका पास जाएगा ये 3 वाले के पास, क्यू 3 के पास चला गया। उसके बाद मैच कर लीजिए आप। उसके बाद आर, आर आपका कहां पर जा रहा है? आर बच्चा आपका जा रहा है, आर 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 जा रहा है 2 के पास, ये लीजिए आर 2 के पास चला गया आपका, है ना। उसके बाद एस आपका कहां पर जा रहा है? S4, S4 आपका जा रहा है, ये लीजिए S4, ये लीजिए, ये आपका S4 हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, राइट, डन। चले आगे। इजी था, इसमें कोई ऐसा खास था नहीं, है ना, बिल्कुल इजी था। आप लोन पेयर मैच कर लीजिए, बॉन्ड पेयर मैच कर लीजिए और साथ में इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैच कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है।